नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं से संबंधित चर्चा करेंगे। यह परीक्षा कुल जो है 100 अंकों की होगी, है ना। कितने की होगी? 100 अंक होगी। यानी कक्षा 8वीं का जो रिजल्ट है वह 100 अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। ठीक है। इसमें से 60 अंक की जो है होगी लिखित परीक्षा, जो कि अप्रैल महीने में होना प्रस्तावित है ना। यह है, इसमें 60 अंक का आपका जो है प्रश्न पत्र आएगा। उसके बाद में 20 अंक जो है इसका अनुपातिक, है ना। 20 अंकों का जो अनुपातिक अंक हैं वे आपको अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई है उसके आधार पर आपको मिलेंगे। ठीक है ना। किसके आधार पर? अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर। ठीक है। और 20 जो अंक हैं वे आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट के। किसके हैं? प्रोजेक्ट के। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे पूरे 20 अंक। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपको कुल जो है प्रोजेक्ट 5 दिए गए हैं और उन 5 प्रोजेक्ट में से आपको कोई से भी 2 प्रोजेक्ट करना है। ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट कैसे करना है उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका पहला पेज किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला पेज है उस पर लिखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य सत्र 2022-23, विषय विज्ञान, कक्षा 8। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम, यानी आपका नाम आ जाएगा जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहा है। उसके बाद में आएगा विद्यालय का नाम, फिर प्रोजेक्ट संख्या, है ना। हमें 2 प्रोजेक्ट करना है इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 2, और यहाँ पर विषय शिक्षक का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो आप कोई से 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से प्रोजेक्ट किस प्रकार से करना है, तो हमने यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट इस वीडियो में शामिल किए हैं ताकि आप उन्हें देखें, समझें और अपने प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करके पूरे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। तो देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे हम प्रोजेक्ट नंबर 1। ठीक है ना, ये लिखा हमने। अब इस प्रोजेक्ट में आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत आपको दिए गए प्रश्न। जैसे हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका नंबर 1 लिखा है। जरूर नहीं है कि आपको जो नंबर दिए गए वही नंबर आप लिखें, है ना। आपको 2 करना है, इसलिए पहला प्रोजेक्ट कोई सा करें उसका नंबर 1 डाल सकते हैं, और दूसरे नंबर पर दूसरा कोई सा भी प्रोजेक्ट। अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखा हुआ है। और नीचे ए का पहला प्रश्न है, आपको किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है ना। इस प्रकार लिखना है। तो देखिए, हर प्रश्न का उत्तर आपको उसके नीचे लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे निम्न खेलों में रुचि है: कबड्डी, क्रिकेट, कैरम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी और हॉकी। आपको इसके अलावा कोई से भी खेल पसंद हो सकते हैं तो उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर क्या है अगला, कि ऐसे खेल, इसी में है ना। अगला प्रश्न है, ऐसे खेल जिनमें, है ना, खेलते समय घर्षण सहायता कर रहा है ना, घर्षण सहायता कर रहा है। तो ऐसे खेल कौन से हो जाएंगे? कबड्डी, फुटबॉल, रस्साकशी और हॉकी।
ठीक है ना। इनमें क्या है कि खेलते समय घर्षण सहायता करता है। फिर नीचे लिखना है कि ऐसे खेल जिनमें खेलते समय घर्षण विरोध कर रहा है, ठीक है ना, तो वे खेल कौन कौन से हो सकते हैं? वे हैं कैरम, नौका दौड़, पतंगबाजी, तैरना, साइकिलिंग, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2, घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? उत्तर है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सतह की प्रकृति, दूसरा है वस्तु का भार, तीसरा है संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा, क्योंकि कांच के गिलास की अपेक्षा कुल्हड़ का पृष्ठ अधिक खुरदरा होने के कारण अधिक घर्षण पैदा करता है, जिससे पकड़ मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए, ठीक है। देखिए इसका उत्तर होगा कि यदि अचानक घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन निम्न प्रकार से प्रभावित होगा। पहला, हम चल नहीं पाएंगे, दूसरा भोजन को चबा नहीं पाएंगे, तीसरा कागज़ या ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं पाएंगे, चौथा दीवार में कील ठोक नहीं पाएंगे, पांचवा वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक नहीं पाएंगे, छठा माचिस की तीली को जला नहीं पाएंगे, सातवां किसी रस्सी अथवा धागे में गठान नहीं लगा पाएंगे, आठवां भवन निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नौवां दौड़, कबड्डी, फुटबॉल जैसे खेल नहीं खेल पाएंगे, वाहन चल नहीं पाएंगे, है ना। इस प्रकार से ये जो है जीवन हमारा प्रभावित होगा। अब अगला प्रश्न है कि 5 ऐसे कार्य है ना, क्या है? 5 ऐसे कार्य लिखिए जहां घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। मतलब घर्षण भी हो रहा है, हमें पता है कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो कार्य करने होंगे। तो ऐसे कार्य क्या हैं? तो निम्नलिखित कार्य ऐसे हैं जिनमें घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। पहला, चलने के लिए घर्षण अनिवार्य है। दूसरा, माचिस की तीली जलाने के लिए घर्षण अनिवार्य है। चलते वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए घर्षण अनिवार्य है। भवन निर्माण कार्य में घर्षण अनिवार्य है। कबड्डी जैसे खेलों में घर्षण अनिवार्य है। अब इस प्रोजेक्ट का जो बी वाला पार्ट है ना, ए वाला पार्ट देखा हमने, और ए वाले पार्ट में अभी हमने कितने प्रश्न किए थे? 5 प्रश्न किए थे, है ना। अब बी वाले पार्ट को देख लेते हैं। किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तलियों का परीक्षण कीजिए, मतलब उनको देखना है, अवलोकन करना है, और उसके बाद नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर देखना है। तो हम दुकान पर जाते हैं, खेल है ना, ऐसी दुकान पर जहाँ खेल के जूते मिलते हैं या अन्य जूते भी मिलते हैं। उनको देख करके हम यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान नहीं हैं। खेलों में पहनने वाले जूतों की तली सामान्य जूतों की तली से अधिक खुरदरी तथा खांचेदार है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा क्योंकि कीलें पर्याप्त घर्षण बल उपलब्ध कराने में सहायक होती है, जिससे खिलाड़ियों की भूमि पर
अच्छी पकड़ बनी रहती है। इसलिए खिलाड़ी जूते किलदार बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों है? इसका उत्तर होगा, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में यह समानता है कि दोनों की तली अधिक खांचेदार होती है, जिससे जमीन व सड़क पर पकड़ अच्छी बनी रहती है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो क्या होगा? ठीक है, तो यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण नहीं होगा तो वाहनों का चलना अति कठिन व असुरक्षित होगा, क्योंकि वाहनों की सड़क पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने और घटाने के प्रत्येक के 5 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर आ जाएगा जी हाँ, घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने के उदाहरण, पहला, जूतों की तली खांचेदार बना करके। दूसरा, वाहनों के टायर अधिक खांचेदार बनाकर। तीसरा, वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाकर। चौथा है, खिलाड़ियों के जूते की तली में कीले लगाकर। और पांचवा, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, जिससे घर्षण बढ़ने से अच्छी पकड़ बन जाती है। आपने देखा होगा कि पहलवान जो लड़ते हैं अखाड़े में, तो वे अपने हाथों पर क्या करते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं। अब दैनिक जीवन में घर्षण को घटाने के उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, मशीन के पुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए ग्रीस या स्नेह का उपयोग करके। दूसरा, कैरम बोर्ड पर चिकना टेलकम पाउडर छिड़ककर। तीसरा, कूलर, सूटकेस आदि में रोल का उपयोग करके। चौथा, बिजली के पंखों आदि घूमने वाले उपकरणों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके। और पांचवा है, दरवाजों के कब्जों में तेल डालकर। इस प्रकार से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है प्रोजेक्ट नंबर 2, है ना, वो गलती से एक लिखा गया है, यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यानी एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रोजेक्ट जो है अगले हम पेज से शुरू करेंगे। तो अगले प्रोजेक्ट में भी ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, क्या करना है वो देख लीजिएगा। डोरी तथा कागज के गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाइए तथा बोलिए, है ना। अब बोलने के बाद में देखेंगे और अपना प्रेक्षण लिखेंगे। तो प्रेक्षण क्या है, मतलब आपने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया, उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो प्रश्न है, क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है? दूसरा, क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है? तीसरा, क्या ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव तथा गैसों सभी में हो सकता है? चौथा, यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज़ आप तक आएगी? कारण लिखिए। और पांचवा आपको दिया गया है कि कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और इन वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो कंपायमान पार्ट होता है, अंग होता है, वो कौन सा है आपको लिखना है। तो इस प्रोजेक्ट को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कार्यविधि, यानी किस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या है, कागज के 2 गिलास लेकर उनकी तली में छेद कर देते हैं, है ना। दोनों गिलास लिए और उनकी जो तली होती है ना, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर छेद कर देते हैं, ठीक है ना। अब इस छेद में से धागा यानी डोरी निकाल करके तीली का एक छोटा टुकड़ा बांध देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से धागा निकाला और तीली ली और ये बांध दिया, ताकि क्या होगा कि इस डोरी खींचें तो खींचने पर बाहर न निकले। इसी प्रकार से डोरी का दूसरा सिरा दूसरे गिलास में बांध देते हैं, है ना। जैसे इस प्रकार ये गिलास होता है, ये गिलास है और इसमें जो है यह छेद किया और इसमें भी हमने इस डोरे को ऐसे बांध दिया, ठीक है, और ये तीली लगा दी।
तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा एक खिलौना टेलीफोन तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इस टेलीफोन खिलौने का एक सिरा मैंने अपने मित्र को देकर उसे कान पर लगाने को कहा और दूसरा सिरा मैंने अपने मुंह में रखा। यानी यहाँ पर मैं खड़ा हो गया और यहाँ पर मेरा मित्र खड़ा हो गया, और दोनों ने क्या करा, इसको अपने, इसने मित्र ने कान लगा लिया और मैंने अब क्या करा, अपने मुंह के पास रखा। अब क्या करा कि अब हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर इस प्रकार खड़े हो गए कि डोरी जो है ना, सीधी तन गई। अब मैंने बोलना शुरू किया और अपने मित्र से प्रेक्षण लेने के लिए कहा कि मैं बोलता हूँ, आप उसको ध्यान देंगे। तो पहला प्रश्न क्या था हमारा, वह हमने यहाँ पर लिखा प्रेक्षण के रूप में, है ना। देखिए पहला प्रश्न आपको याद होगा कि पहला प्रश्न था कि क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आपने महसूस किया कि सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है, तो हमने उत्तर लिख दिया यहाँ पर कि मेरे मित्र को मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है ना, उसको हम यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे कि जब मैं धीरे बोलता था तो आवाज़ धीमी सुनाई देती थी तथा तेज आवाज़ में बोलने पर आवाज़ तेज सुनाई देती थी। तीसरा क्या था कि जब डोरी जो है ठीक से तनी होती थी, है ना, तो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती थी, लेकिन डोरी ढीली होने पर आवाज़ कम स्पष्ट सुनाई देती थी, ठीक है ना। ये हमने प्रेक्षण कर लिया है। अब इन प्रेक्षण करने के बाद ये जो प्रश्न है इसके उत्तर लिखेंगे हमने कि हाँ मेरी आवाज़ मेरा दोस्त सुन पाता है। अगला क्या था, क्या ध्वनि डोरी से गमन करती है, तो जी हाँ ध्वनि डोरी से गमन करती है ना। और तीसरे प्रश्न उत्तर है कि हाँ ध्वनि संचरण ठोस, द्रव तथा गैसों में हो सकता है। चौथा है यदि हम एक बंद कार में हैं तो हम तक हमारे दोस्त की आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है, कम आ पाती है ना। और पांचवा जो प्रश्न था कि वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो कंपायमान भाग है वो कौन सा है। तो देखिए वीणा, इसके अंदर जो तानित तार होता है या डोरी होती है उससे कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तबले में तानित झिल्ली, उसको झिल्ली आती है ना, उसके द्वारा कंपन होती है और आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है ना। बांसुरी में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से निकलने वाले वायु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार में भी तानित तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। और ढोलक में तानित झिल्ली के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। अब जो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट बी जो है उस बी का पहला प्रश्न है, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए, है ना, कि ध्वनि जो प्रदूषण होता है किन किन के द्वारा होता है। तो पहला है बस, ट्रक आदि वाहनों के हार्न एवं इंजन से उत्पन्न ध्वनियाँ। दूसरा टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर आदि के उच्च आवाज़ में बजने से उत्पन्न ध्वनियाँ। तीसरा पटाखों व विस्फोटों से उत्पन्न ध्वनियाँ। चौथा है कूलर, मिक्सर आदि घरेलू उपकरणों से उत्पन्न ध्वनियाँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। इसका उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव, चिंता आदि अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ना। अगला प्रश्न है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। तो ऐसी अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं शोर कहलाता है, जबकि जिस ध्वनि को सुनने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह संगीत कहलाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। उत्तर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे। पहला है रेडियो, टीवी आदि को कम आवाज़ पर चलाएंगे। दूसरा वाहनों के हार्न का प्रयोग कम से कम करेंगे और प्रेशर हार्न का बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तीसरा अधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों को नहीं चलाएंगे। अगला प्रश्न है महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी क्यों होती है। उत्तर है
महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज़ मोटी इसलिए होती है क्योंकि महिलाओं का तारत्व यानी ध्वनि की आवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ का तारत्व कम होने के कारण अधिक मोटी आवाज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ये विज्ञान के 2 प्रोजेक्ट आपको हमने हल करके बताए हैं, है ना, मार्गदर्शन के उद्देश्य से, ताकि आप इसे जो है आसानी से हल कर सकें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अन्य विषयों के प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।